नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं देश का सवाल। विस्तार से चर्चा करेंगे। बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में मनसे की गुंडागर्दी जारी है। मराठी हिंदी भाषा के नाम पर जब चाहते हैं जिसे चाहते हैं पीटा जा रहा है। महाराष्ट्र के अलीबाग में गुजराती नेम प्लेट हटाने की चेतावनी दी है। नागपुर में यस बैंक के अधिकारी को बैंक में घुसकर पीटा गया है। पुलिस प्रशासन, कानून, सरकार सब आरोप लगा रहे हैं कि मनसे के गुंडों के आगे, मनसे की मनमानी के आगे सभी चुप हैं, सरकार भी चुप है। ठीक वैसे ही जैसे गांधी जी के 3 बंदरों ने आंख, कान और मुंह को बंद कर रखा था। आखिर मनसे के गुंडों पर, मनसे की मनमानी पर यह लगाम कब लगेगी, ये बड़ा सवाल है। रिपोर्ट देखिए। सियासत में नहीं ठहरते ठाकरे, सत्ता चाहिए गुंडागर्दी के आसरे। गुंडा राज का बवंडर, सिस्टम का सरेंडर। मराठी के नाम पर मनसे के गुंडे काम पर। गांधी के 3 बंदर, हिंदी मराठी पर बवंडर। महाराष्ट्र में मनसे कार्यकर्ता हद से बाहर निकल गए हैं। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी चालू है। मराठी गैर मराठी विवाद को लगातार भड़काया जा रहा है। भाषा के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे मनसे कार्यकर्ता अब दूसरे मसलों में भी टांग अड़ा रहे हैं। मनसे के गुंडों की रंगबाजी ऐसी मानो महाराष्ट्र में उनकी तूती बोल रही हो, सरकार वही चला रहे हो। गुंडई ऐसी कि कानून और प्रशासन भी जैसे उनकी जेब में हो। कानून व्यवस्था भी संविधान से चलती है। सजा देने का अधिकार न्यायपालिका को है। लेकिन महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषा का जो विवाद राज ठाकरे ने खड़ा किया, उसके बाद तो मनसे कार्यकर्ता ही वकील भी हैं और जज भी। सजा देने का अधिकार भी उन्होंने खुद को ही दे रखा है। क्या मनसे के कार्यकर्ता इसलिए बेकाबू हो गए हैं, मराठी और हिंदी के नाम पर बवंडर मचा रहे हैं क्योंकि गांधी जी के 3 बंदर की तरह महाराष्ट्र में ना तो कुछ बोला जा रहा है, ना देखा जा रहा है और ना ही सुना जा रहा है? गांधी जी के पहले बंदर ने आंखें बंद की हुई हैं। ठीक ऐसे ही महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। पुलिस मनसे की गुंडागर्दी को देखकर भी नहीं देख रही है। क्यों? गांधी जी के दूसरे बंदर ने कान बंद किए हुए हैं। ठीक इसी तरह से पॉलिटिशियन मनसे की गुंडाई को सुन नहीं रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। क्यों? गांधी जी के तीसरे बंदर ने मुंह बंद कर रखा है। ठीक इसी तरह से सरकार खामोश है। राज ठाकरे के गुंडों पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्यों? क्या महाराष्ट्र में गांधी जी के 3 बंदरों को इसलिए फॉलो किया जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव आने वाले हैं? क्या चुनावी लाभ के लिए समाज में मतभेद पैदा करने की चुनौती को खामोशी से होने दिया जा रहा है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में मनसे की गुंडागर्दी बगैर रोक-टोक जारी है। अलीबाग में मनसे के कार्यकर्ता आक्रामक हैं। अलीबाग इलाके में गुजराती बोर्ड हटाने की चेतावनी दी है। गुजराती बोर्ड हटाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। गुजराती में लिखे बोर्ड को नहीं हटाने पर काली स्याही से पोतने की चेतावनी दी है। नागपुर में यस बैंक में घुसकर मनसे की गुंडागर्दी। बैंक अधिकारी को मनसे के गुंडों ने पीटा। मनसे के गुंडों ने नागपुर में यस बैंक के अधिकारी को तो पीटा ही, मराठी भाषा को सम्मान देने की धमकी के साथ नारेबाजी भी की। क्या सरकार और प्रशासन मनसे के गुंडों पर कठोर कार्रवाई करेगी ताकि फिर से ऐसी घटनाएं ना हो पाएं? अगर हाँ, तो फिर कब? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर जो बवाल मचा हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं महानगर पालिका की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर। किशोरी जी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे समझने की कोशिश करूंगा। किशोरी जी, राज ठाकरे मारपीट की भाषा बोल रहे हैं। हिंदू व्यक्ति को ही आखिर क्यों मारा जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। देखो, मराठी जो लैंग्वेज है वो मराठी लैंग्वेज महाराष्ट्र की है, वो मराठी लैंग्वेज मुंबई की है। हिंदी जो राज्य है, या केरल हो, तमिलनाडु हो, बंगाल हो, सब जगह में उनकी मदर टंग चलती है। हिंदी व्यापारी भाषा है जिसको इंग्रजी नहीं आता है और हमारी मदर टंग उनको नहीं आता है। अभी केरला हमें आता नहीं है, वो भाषा हमें आती नहीं है, और हम मराठी उनको समझ में नहीं आएंगी, तो हम हिंदी भाषा बात करते हैं और हमारा कम्युनिकेशन
हिंदी भाषा में करते, इसका मतलब हम किसी के भाषा का अनादर नहीं करते। हिंदी भाषा किसी की राज्य की मदर टंग है नहीं। तो हमारा कहना है, हम हिंदी का द्वेष नहीं करते। हमारा कहना है पहली से जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से फोर्थ स्टैंडर्ड तक हिंदी मत सिखाओ। जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, वही पहली सिखाओ, क्योंकि उसमें गड़बड़ हो सकती है और होती भी है। मैं एग्जांपल देती हूँ, जिसके ऊपर जो टिम्ब देते हैं, अनुस्वार कहते हैं, हमारे मराठी में लिखते कीमत और हिंदी में बोलते कीमत। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि कीमत वो ऊपर का अनुस्वार किधर गया। जब तक उसको अपनी मातृभाषा जो मराठी हो या उनकी गुजराती हो, कौन सी भी जो मातृभाषा है वो पहले बहुत आना चाहिए, उसके बाद बाकी भाषा। एक बात किशोरी जी मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि अब ऐसा भी मुद्दा आ रहा है, महाराष्ट्र से निकल कर आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि साहब अब तो उत्तर प्रदेश में या दूसरे राज्यों में भी हिंदी और दूसरी भाषा को सीखना चाहिए। नहीं, हिंदू मुस्लिम ये बात नहीं है। राज साहब ऐसा बात नहीं के गलत बात बोलते हैं। राज साहब का कहना है कि आपको इधर रहना है तो मराठी भाषा आना चाहिए, और कोई कहता है कि मैं मराठी भाषा सीखूंगा, मैं प्रयत्न करूंगा, तो कोई नहीं मारपीट करेंगे, लेकिन आवाज करके बात करेंगे कि हम नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे, और इतनी गंदी भाषा बोलते हैं, उखाड़ लो फुखाड़ लो, तो ठीक करेंगे। ये भाषा की मर्यादा को भी तार तार किया जा रहा है, ये बात सही है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के एक होने से मराठी जो लोग हैं, क्या इस बार उन्हें फायदा होने वाला है, खासकर वोट बैंक में? ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो अभी आप देख रहे हैं, कल्याण हो, डोंबिवली हो, ठाणा हो, मुंबई हो, अदर भाषी बहुत अभी ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करने लगे हैं। और दो भाई है, भाई में हुआ होगा कुछ अनबन, लेकिन अभी एक हो रहा था, दूसरे के पेट में क्यों दुखता है। एक और विषय निकल कर आ रहा है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि ये किसी और ने नहीं बल्कि नीतीश राणे ने इस बात के संकेत दिए थे। ये कहा था कि भाई मुस्लिम लोग नहीं बोलते, उनके इलाके में जाकर हिम्मत है तो बुलवा कर बताओ, और राज ठाकरे इस पर चुप है। नहीं, मुस्लिम लोग भी बोलते हैं, कितने लोग बोलते हैं, और हिंदी भी बोलते हैं, मुस्लिम भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं कहते हैं कि नहीं हम बोलेंगे ही नहीं। वो कहते हैं हम प्रयत्न करते हैं, और प्रयत्न करते भी है। लेकिन एक बात और निकल कर आ रही है किशोरी जी, मारपीट करने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसा आरोप भी लग रहा है, इसलिए मारपीट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप क्या मानती हैं? नहीं, अभी आप देखें तो पुणे में तो कोयता बीता लेके ही घूमते हैं। हर एक छोटा छोटा पॉइंट में मारपीट होती है। खाली मारपीट नहीं होते तो जान लेते हैं, उसके ऊपर कोई भी हो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप मानती हैं कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे इसलिए साथ आए हैं क्योंकि उनके वोट बैंक घट गया है, उनकी खोई हुई जमीन चली गई है, इसलिए वो मराठी के मुद्दे पर दोबारा से चर्चा करके अपना वोट बैंक वापस जाना चाहते हैं, लेकिन बेरोजगारी के मसले पर कुछ नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? बोलते हैं। बेरोजगारी बात करके उद्योग धंधा पूरा महाराष्ट्र से लेके गए हैं, उसके ऊपर सब बात करते हैं, सुनने वाले हाई कोर्ट। 18 तारीख को, हालांकि 18 तारीख को वेस्ट मुंबई में चुनाव होने जा रहा है, उसमें संकेत साफ हो चुके हैं, लेकिन आप मान रहे हैं कि मराठी के मुद्दे पर राज और उद्धव ठाकरे एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं बीएमसी का? मुंबई है तो मुंबई करने के लिए हम साथ में आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे किशोरी जी का, जो विस्तार से हमारे साथ चर्चा कर रही थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसी मुद्दे को लेकर
शाइना एनसी, शिवसेना शिंदे गुट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजलक्ष्मी जोशी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। जुबैर मेमन अध्यक्ष महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मेरे साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं शाइना जी के पास चलूंगा। शाइना जी, ये जो मुद्दा है, मुंबई का मुद्दा है, भाषा का मुद्दा है, लगातार गर्माता जा रहा है। हम देख रहे हैं सड़कों पर मारपीट की जा रही है, मराठी भाषा के नाम पर मारपीट की जा रही है और कार्रवाई जो होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आप इस मुद्दे को कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो टाइमिंग सस्पेक्ट है, मोटिव सस्पेक्ट है और इरादा सस्पेक्ट है। एक तरफ है ये उबाटा सेना, जिसके पूरे सोच विचार को लेके एक सवाल प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे की विचारधारा उन्होंने खो बैठे हैं और वो सिर्फ सत्ता के मोह माया के साथ कांग्रेस और एनसीपी के साथ आए। दूसरे तरफ है राज ठाकरे, जिन्होंने तोड़फोड़ की राजनीति की अपने आप को उजागर करने के लिए, और यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये जो पूरा अलायंस है वो सिर्फ और सिर्फ बीएमसी इलेक्शन को लेके उन्होंने ये एक अलायंस ऑफ कन्वीनियंस किया है। मैं पूछना चाहती हूँ दो प्रश्न। जो आप सही में मराठी मानुस के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो क्या है वो काम? वो काम उस आधार और उस दृष्टि से होना चाहिए कि मराठी मानुस को फायदा हो, उनको रोजगार मिले, उनको घर मिले, उनको आगे जाके जो प्रगति की बात हम कर रहे हैं पूरे समाज की दृष्टि से, वो उनको मिले। लेकिन कोई ब्लूप्रिंट नहीं, कोई विजन प्लान नहीं, सिर्फ तोड़फोड़। ऐसे जाके बोलना, हम सब चाहते हैं कि लोग मराठी बात करें, मराठी भाषा सीखें, क्योंकि ये है हमारा मराठी मानुस का मुद्दा ही नहीं, ये है हमारी मराठी अस्मिता का मुद्दा, जहां हमने इस प्रदेश से इतना कुछ सीखा है, समझा है और कितना पाया है, और उस दृष्टि से मराठी बोलना ही चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम सिर्फ लोगों को एक तरफ धमकी दे, उनको बोलो कि आप चप्पल निकालो और आप चले खुलेआम, और आपको नजरअंदाज करेंगे, आपको मारेंगे, पीटेंगे जो आप मराठी नहीं बोलो। ये सिर्फ एक इलेक्शन टैक्टिक है, और अपने आप को स्थापित करने के लिए जब कोई भी मुद्दा नहीं बचा है, तब ये मुद्दे पे वो फोकस कर रहे हैं। जुबैर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, सामान्य तौर पर देखा जाए तो महाराष्ट्र में बीएमसी का जो चुनाव है वो मराठी बनाम अदर्स होने की संभावना की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। इसे लेकर कुछ ऐसी घटनाएं भी की जा रही हैं, खासकर मारपीट की घटनाएं की जा रही हैं, जिससे चर्चा हो, मराठी मानुष एकजुट हो। लेकिन नीतीश राणे, या कहें पर्दे के पीछे कुछ इशारा हुआ होगा तो पता नहीं, नीतीश राणे एक नई लाइन लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो इशारा कर रहे हैं कि जरा मुस्लिम इलाकों में आप जाकर बताओ, जरा मुस्लिम इलाकों में मराठी बुलवा कर बताओ, जरा आमिर खान से, शाहरुख खान से मराठी बुलवा कर बताओ। तो ये है क्या, जरा समझने की कोशिश करना चाहता हूं आपसे। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर हर प्रदेश के अंदर उन्होंने कुछ लाउड माउथ्स रखे हैं। वो जो लाउड माउथ्स है या जो फ्रिंज एलिमेंट्स है, उनका एक ही काम है कि कोई भी मुद्दा हो, कोई भी विषय हो, आपको मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना है। और इस तरीके के नीतीश राणे के जैसे लोग, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो या देश का कोई भी प्रदेश हो जहाँ पे बीजेपी सत्ता में है, वहां पे ऐसे जहर उगलने वाले नेता बीजेपी ने पाल रखे हैं। और उनका काम है कि मुसलमानों के खिलाफ और माइनॉरिटीज के खिलाफ जहर उगलते रहना। भारत देश का और खास करके महाराष्ट्र का मुसलमान इतना सजग और समझदार हो चुका है कि इन तरीके के या इस तरीके के बीजेपी के किसी भी फ्रिंज एलिमेंट को जवाब देना या उनको बिल्कुल भी सम्मान देना या उनके बात का जवाब देना बेहतर नहीं समझता है। रही बात मराठी के मुद्दे पे, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर महाराष्ट्र में आप रह रहे हो कुछ सालों से और महाराष्ट्र में कारोबार कर रहे हो, महाराष्ट्र में आपकी दुकान है और आप कारोबार कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो,
तो आपको मराठी आनी चाहिए। और ये बात में कोई दो राय नहीं है और कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा। ये लड़ाई भी जो शुरू हुई या ये जो विद्रोह भी शुरू हुआ, ये तब हुआ जब मीरा रोड के पास का कोई गुजराती व्यापारी था, उससे कुछ लोगों ने मिठाई मांगे, वो वीडियो भी ओपन हुआ, वायरल हुआ। और उससे मिठाई मांगने के बाद उसने पूछा कि आप क्यों मिठाई बांट रहे हो, तो बोले आप मराठी के मुद्दे पे हमको जीत मिली है, तो आप मराठी बोलते नहीं है। तो उसने बिल्कुल ही बदतमीजी से और बल्कि अहंकार में बोला कि हम मराठी नहीं बोलते हैं और हम हिंदी गुजराती ही बोलते हैं। वहां से वो मुद्दा शुरू हुआ। और इस तरीके से अगर कोई भी महाराष्ट्र में आकर के यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी रह करके या कुछ सालों से रह करके अगर वो ये कहेगा कि मैं मराठी बोलूंगा ही नहीं, मैं कारोबार यहाँ करूंगा, और वो अहंकार और रुबाब की बात करेगा, तो कहीं ना कहीं उनको जवाब देना लीगली बहुत जरूरी है। बाकी किसी भी तरीके की हिंसा होना या किसी भी तरीके की मारधाड़ होना या किसी भी गरीब मजलूम को परेशान करना, ये बिल्कुल भी महाराष्ट्र का कल्चर नहीं है। पर संवैधानिक तरीके से एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करके इस तरीके की जो मानसिकता है, जो अहंकारी मानसिकता है, उसका विरोध होना चाहिए। राजलक्ष्मी जी मेरे साथ मौजूद हैं। राजलक्ष्मी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, इसलिए इस पर विश्लेषण कर लेते हैं। राजलक्ष्मी जी, हमने 3 बंदर बनाए हैं और 3 बंदर बनाने में एक संकेत, एक सिंबल दिया है, जिस सिंबल में पहला बंदर है कि पुलिस देख नहीं रही है, उसकी आंखें बंद हैं। दूसरे बंदर के तौर पर सांकेतिक पॉलिटिशियन सुन नहीं रहे हैं। और तीसरा बंदर है वो कुछ बोल नहीं रहा है, यानी कि सरकार बोल नहीं रही है, घटनाएं घट रही हैं, मारपीट हो रही हैं। ऑफिस में अगर आप अपना जन्म मृत्यु पंजीकरण कराने जाते हैं तो वहां पर पूछा जाता है कि मराठी बोलना आती है क्या। यश बैंक में भी एक अधिकारी को मारा पीटा गया है। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। सरकार हम सीमा पार के दूसरे देशों को उनके घर में घुसकर मार सकते हैं, तबाह कर सकते हैं, संकेत दे सकते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर ही हमारी एकता, अखंडता, हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़ने वाले लोग लगातार तोड़ रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और हम चुप बैठे हैं। सरकार भी है, पुलिस भी है, कानून भी है, लेकिन सिफर। नमस्ते मनोज जी। ये जो आपने चित्र बनाया है बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है जी। देखिए, ये मैं समझती हूँ कि ये थोड़ा सा एक परसेप्शन है जो इस कारण हुआ है कि ये जो वीडियोस हैं जहां पर ये मारपीट हो रही है, वो वीडियोस जो है इस तरीके से फैला दिए गए हैं, ऐसे वायरल किए गए हैं कि उस कारण ऐसा हो रहा है कि ये एक चित्र बन गया है कि महाराष्ट्र में ये जगह जगह पर ऐसा ही हो रहा है। और लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये ऐसा नहीं है मनोज जी। देखिए, पुलिस ऐसा नहीं है कि देख नहीं रही है। पुलिस ने अभी ये जो भी जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें हर जगह पे उन्होंने एफआईआर की है, केसेस दर्ज किए हैं, उन लोगों पर वो कार्रवाई चल रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ कहा नहीं। देखिए, देवेंद्र जी ने बड़ी खुली तरीके से कहा कि ये हमें अभिमान है मराठी भाषा का और ये अनिवार्य है कि हमारे यहाँ पर हमारे राज्य में जो भी रहेगा इसको मराठी में बात करनी आनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये गुंडागर्दी सहन की जाएगी। तो उन्होंने ये भी कहा कि हर किसी पर एक एक व्यक्ति पर हम एक्शन लेंगे ही लेंगे और ले भी रहे हैं, और पॉलिटिशियंस भी बात कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन ये जो है कि कुछ खास करके कुछ राजनीतिक पार्टीज ऐसे हैं जिन्होंने चुप्पी साधी हुई है। भाजपा के लोग तो खुलकर बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कि क्योंकि उनको तो मराठी लोग भी चाहिए, गुजराती लोग भी चाहिए, हिंदी लोग भी चाहिए। इन्होंने सबको स्वीकार किया हुआ है। लेकिन कुछ जो राजनीतिक पक्ष हैं, जैसे खास करके मैं कहूंगी कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आप देखेंगे कि उनकी प्रांत के जो लोग हैं समाजवादी पार्टी, तो उनके यहाँ के लोग जो है वो बड़े पीड़ित होंगे यहाँ ये ऐसे सब घटनाओं से। लेकिन उनकी तरफ से कितना क्या प्रोटेस्ट हुआ है आप देखिए, कुछ भी नहीं। तो वो ये एक सिलेक्टिव प्रोटेस्ट है, ये सिलेक्टिव उनकी जो है आउटरीच होती है कि हमारे लोगों के लिए हम ऐसे बात करेंगे। तो ये जो है आप देखेंगे तो उनकी तरफ से मुझे लगता है कि चुप्पी साधी हुई है। लेकिन ये जो यहाँ की जो सरकार है, उन्होंने चुप्पी साधी नहीं है। ये एक तो ये कहते हैं कि हमको मराठी पर अभिमान है, और उन्होंने जाकर जैसे जेएनयू में उन्होंने महाविद्यालय में उन्होंने जो इनिशिएटिव भी की कि हमारी मराठी संस्कृति जो है
और कुसुमाग्रज, उनकी जो साहित्य है उसको बढ़ावा दिया जाए और अलग अलग महाविद्यालयों में भी उसको सिखाया जाए। तो इस तरीके से मराठी भाषा का हम उसको और भी प्रोत्साहन देंगे, उसको और भी लोगों तक पहुंचाएंगे। तो उनका ये तरीका है और वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न उन लोगों से है कि जो इस तरीके से ये जो मारपीट करके ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें मराठी भाषा पर अभिमान है। मुझे लगता है कि अभिमान नहीं, इनको अहंकार है। और उतना ही नहीं, वो लोगों को मराठी भाषा से दूर कर रहे हैं, क्योंकि वो ये जो है एक जो बड़ी एक दीवार खड़ी कर रहे हैं उन लोगों के बीच में जो मराठी भाषा जानते हैं और नहीं जानते। तो ये जो है जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं कि अलग अलग राज्यों में ये सारे विषय होते हैं। आप देखेंगे कि राहुल गांधी जाकर दक्षिण भारत में कहेंगे कि उत्तर भारत के जो लोग हैं उनमें समझ की कमी होती है, आप जैसे लोग जो हैं, आपके दक्षिण भारत के जो लोग हैं बड़े समझदार होते हैं। तो ये ऐसे सब फूट जो लोग डालने की कोशिश करते हैं भाषाओं के बीच, लोगों के बीच, धर्मों के बीच, वो उससे ये चिंताजनक घटनाएं हैं ये सब। तो ये बंद होनी चाहिए। और वो जो अभी जो सिलेक्टिव आउटरीच होती है उसको भी बंद होनी चाहिए। जो जो लोग अलायंस में उनके साथ में मनसे और उद्धव सेना अगर साथ में है और उनके साथ में अगर कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी है, अगर एनसीपी है, तो उनके लोगों ने भी बोलना चाहिए उनके लोगों को कि आप इस तरीके से इसको बढ़ावा नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने चुप्पी साध दी, क्योंकि उनको पता है कि इन चुनाव में वो मराठी मानुस के विरुद्ध नहीं जाना चाहते। तो उनको ऐसा लगता है कि हम इसका विरोध कर देंगे तो मराठी मानुस उसके खिलाफ हो जाएगा, तो वो भी चुप्पी साधे हैं। तो ये सब इसका जो है ये सिलेक्टिव आउटरीच मुझे लग रहा है इन सारे लोगों के तरफ से। लेकिन सरकार चुप नहीं है मनोज जी। बस इतना है कि ये परसेप्शन ऐसा बन गया है कि उसका कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका मुझे लगता है आपने भी अपने चैनल्स पे बताना चाहिए कि क्या क्या एक्शन हुआ है उनके खिलाफ। नहीं, एक्शन हुआ, थाने में कंप्लेंट हो गई, उसके बावजूद भी लोग इकट्ठे होते हैं, एक जगह रील बनवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं और फिर वहां जाकर मारा पीटी करने लगते हैं। और मारा पीटी करते समय वो खुद ही उसकी रील बनवाते हैं। इसका मतलब सरकार का इकबाल नहीं है, इसका मतलब कानून का डर नहीं है, इसका मतलब उनको यह है कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक थाने में तहरीर हो जाएगी और बहुत होगा तो हम थाने से जमानत करा लेंगे। लेकिन हमारा पॉलिटिकल एजेंडा तो बना हुआ है। जुबैर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, मैं देखता हूं चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या तमाम दूसरी सरकारें हों, वहां पर अगर कोई मुस्लिम कुछ जरा सा अपराध कर देता है तो जुलूस निकल जाता है, घर पर बुलडोजर चल जाता है। ये लोग सामाजिक ताना बाना तोड़ रहे हैं, महाराष्ट्र की मुंबई को तार तार कर रहे हैं, उसकी एकता अखंडता को बर्बाद कर रहे हैं। यहां ना बुलडोजर चलता है ना यहां पर जुलूस निकलता है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बात करना या इस तरीके का सवाल भी उठाना एक कितने हद तक सही है मुझे पता नहीं है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है या यूपी बिहार में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। हमारा देश संविधान पर चलता है, हमारा देश लॉ पे चलता है और हम सभी भारतीय हमारे देश के संविधान को और हमारे देश का जो BNS है, लॉ है, उसको मानते हैं। अगर महाराष्ट्र में किसी भी शहर, किसी भी जिले में, सिर्फ मुंबई में ही नहीं, अगर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है और पुलिस अपना काम निष्पक्षता से कर नहीं पा रही है, तो ये जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। गृह मंत्रालय को उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और अगर गृह मंत्रालय भी एक्शन नहीं ले पा रहा है, जिस तरीके से आपने बंदर दिखाया है कि तीसरा बंदर जो था जिसमें गवर्नमेंट ने कान बंद कर लिए, तो फिर गृह मंत्रालय के जो भी जिम्मेदार है उन्होंने राजीनामा देना चाहिए। और महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय खुद CM के पास है, तो अगर CM उस लायक नहीं है तो उनको वो पदभार छोड़ देना चाहिए गृह मंत्रालय का और किसी ऐसे इंसान को देना चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर संभाल सके। नहीं, क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से मुंबई में जो घटनाएं घट रही हैं, लोगों में कानून का डर नहीं है, कार्रवाई का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है, इसलिए हर 24 घंटे में घटना घटती है, उसका वीडियो बनाया जाता है, फक्र के साथ डाला जाता है, या जो कार्रवाई कर रही है पुलिस वो ठीक हो रही है? अभी फिलहाल जो वीडियो चल रहा है जन्म मृत्यु दाखले का, जो आप वीडियो आपके स्क्रीन पे चल रहा है, हम सभी देख रहे हैं। ये वीडियो में जो सफेद शर्ट में खड़े हुए इंसान है, इनका नाम रेहान है,
आपके ही वीडियोस हमने देखे, और जब हमने पूरी तहकीकात की कि ये इंसान कौन है, तो ये खुद को बीजेपी का महामंत्री बताता है, पदाधिकारी है बीजेपी माइनॉरिटी सेल का। तब क्या ही कहा जाए, मतलब इस तरीके के स्टंट्स करते हैं लोग। पॉलिटिकल स्टंट्स ऐसे हर जगह पे होते रहते हैं, पर इन तरीके के पॉलिटिकल स्टंट्स को हमको कितना न्यूज चैनल पे दिखाना चाहिए, उस पर डिबेट करना चाहिए, वो मुद्दे की बात है। जुबेर अगर साहब, कहीं आपने पे बड़ी बात मारधाड़ कही हुई है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कौन है, ये जो हमने व्यक्ति, तहकीकात कर ली ये जो सर। काउंटर पे ये खड़ा 3 हुआ, दिन ये से बीजेपी वायरल का हो रहा था, तो पदाधिकारी हमने है। तहकीकात कर ली जी। रेहान है, पूरे फेसबुक पे भरा पड़ा है इनका पूरा आईडी वगैरह। हाँ। और हमने पूरी तहकीकात करी कि ऐसा कौन सा इंसान आ गया कि हमें ही नहीं पता चल रहा, अल्पसंख्यक है। फिर पता चला कि बीजेपी के पेड वर्कर है। खैर वो तो समझो वो उनका पॉलिटिकल स्टंट है, वो करते रहे। अगर कहीं पे कोई मार धाड़ हुई है या कानून हाथ में लिया गया है, तो फौरन उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और पुलिस और गृह मंत्रालय को उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मुद्दे पे हो। हम सिर्फ मराठी के मुद्दे पे नहीं करें, किसी भी मुद्दे पे किसी को भी ये हक और इख्तियार नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में ले। और यहाँ पे कोई बनाना रिपब्लिक नहीं चल रही है, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। हाँ, हम मराठी के मुद्दे के लिए लड़ेंगे, संवैधानिक तौर पे लड़ेंगे, बड़े बड़े जन आंदोलन भी खड़े होंगे। अगर भाजपा अपनी आदतों से बाज नहीं आती है और ऐसे स्टंट्स करवाती है अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू, तो बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा, और ये जन आंदोलन का जो रिजल्ट है वो वोटिंग में दिखेगा। पर किसी भी तरीके की हिंसा का कोई भी भारतीय समर्थन नहीं कर सकता है। राजलक्ष्मी जी, देख रही हैं आप, मतलब एक तरफ तो राज ठाकरे की पार्टी सड़कों पर लोगों को पीट रही है। उद्धव ठाकरे से जब पूछा गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मराठी का सम्मान तो करना पड़ेगा, और मराठी का सम्मान करवाने के लिए अगर कोई हमें गुंडा कहता है तो हमें गुंडा कहना पसंद है, कहलवाना पसंद है। और अभी जिस बात का जिक्र जुबेर साहब कर रहे हैं कि एक और वीडियो आया था जिसमें एक मुस्लिम महिला काउंटर पे पहुंची जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए, वहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, जुबेर नाम बताया जा रहा है इसका, वो तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी वो इशू क्रिएट कर रहा है। वो पूछ रहा है कि मतलब मराठी बोलना जरूरी है क्या? ये देखिए, खेल समझ रहे हैं आप क्या है? मनोज जी, एक तो इस वीडियो की हमने मतलब किसी ने पुष्टि नहीं की है, हमको तो नहीं पता है। जुबेर साहब कर रहे हैं। आपके एक पैनलिस्ट कह रहे हैं, तो इसके ऊपर से हम इसको सत्य नहीं मान सकते। इसको आप जांच करिए, आप जर्नलिस्ट हैं, आप भी जांच कर लीजिए। लेकिन मैंने ऐसे भी वीडियोस देखे हैं। मैं आपको कहती हूँ, बताती हूँ कि ये जो हिंदू मुस्लिम या अमीर गरीब, ये सब विषय कहाँ पर आ गए, ये मराठी और अमराठी के विषय में। ये मैं आपको बताती हूँ कि कुछ वीडियोस ऐसे भी आए हैं जहां पर ये मनसे के कुछ कार्यकर्ता जाते हैं कुछ मुस्लिम युवाओं के बीच में, और वहां पर कहते कि आपको मराठी में बात करनी होगी। तो वो जो मुस्लिम युवा है, उन्होंने उसकी मारपीट की और उसको उर्दू बुलवाया उससे। तो ये एक वीडियो चला रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप मतलब आपकी चलती नहीं है मुस्लिम युवाओं के सामने। और एक दूसरी वीडियो है जहां पर कुछ बॉलीवुड के अभिनेता हैं, जो उसमें से एक अभिनेता ये भी कहता है, और मनसे के मतलब जो वरिष्ठ नेताओं के सामने है ये सब जो है, जैसे कुछ अभिनेता और कुछ डायरेक्टर्स वगैरह जो खड़े हैं, तो वो एक अभिनेता कहता है कि मैंने तो तैयारी की हुई थी मराठी में बात करने की, लेकिन मैं हिंदी में ही बात करना पसंद करूंगा, और वो हिंदी में बात करते हैं। और सभी अभिनेता जो है वो हिंदी में बात करते हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि ये जो मनसे के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उन अभिनेताओं से ये क्यों नहीं कहा कि आप हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं, आप मराठी में क्यों नहीं बात कर, जबकि आपने तैयारी की हुई थी। और उन्होंने उस मुस्लिम इलाके में ये जाकर ये क्यों कहा, मतलब उर्दू में बात करना क्यों उन्होंने पसंद किया। तो ये सब जो है, ये यहाँ से उत्पन्न हो रही है सब, क्योंकि ये जो गुंडागर्दी ये सब कर रहे हैं, वो खासकर उन्हीं इलाकों में कर रहे हैं जहां पर आप देखेंगे कि हिंदू आबादी ज्यादा है। तो वो उनको पता है कि जो उर्दू स्कूल है, जो उर्दू मदरसे हैं, उसमें वो जाकर के इस तरीके के तमाशे नहीं कर सकते। तो उनकी हिम्मत भी नहीं होगी ऐसे करने की। आपको भी पता है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। और अभिनेताओं से क्यों नहीं कहते, वो बॉलीवुड में ये खास करके जाकर बताएं उन लोगों को, उनको भी कहें कि आप मराठी सिनेमा में आए, आप मराठी का प्रोत्साहन करें। तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं।
तो इसीलिए वो कहते हैं कि इन लोगों की बनती नहीं है, ये इन लोगों की चलती नहीं है, अमीरों के सामने इन लोगों की चलती नहीं है, कुछ खास धर्मों के सामने वहां पर जाकर ये ऐसा नहीं करेंगे, ये चुन चुन कर सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने अपनी दादागिरी दिखाएंगे जहां पर उनको पता है कि उनकी चलेगी। लेकिन उनकी एक्चुअल जो उनकी मंशा है वो ये नहीं है कि मराठी का प्रोत्साहन करें, उनका ये केवल और केवल इलेक्शन का एजेंडा है। तो ये कहने की बात कर रहे हैं ये, तो इनका इनका ये तो यही दर्शा रहे हैं कि ये देखिए हमको सबको मराठी आनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गुंडागर्दी करें। ये इनका भाजपा के किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि मुस्लिम लोग गलत हैं या कोई अभिनेता गलत है। उन्होंने ये कहा कि ये जो कार्यकर्ता है जो जगह जगह जाकर लोगों से मराठी बुलवाते हैं, वो कुछ ही लोगों से क्यों बुलवाते हैं, गुजराती लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि निवेश इधर से उधर जा रहा है, जबकि आपको पता है कि महाराष्ट्र का जो निवेश है, महाराष्ट्र का जो जीडीपी है वो इतना ज्यादा है गुजरात के तुलना में। लेकिन फिर भी ये बात बात पर ये ऐसे सारे मुद्दे उठाते रहेंगे क्योंकि उनको पता है कि इससे जो है इमोशनल लोगों को जो खास करके जो लोकल मराठीज है उनको उसका फर्क पड़ेगा। तो उनको पता है कि इससे इमोशनल एक इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि ये सब इनके जो चाल चलन है ये बहुत सारे इलेक्शंस में हमने पीछे भी देखा हुआ है, लेकिन इसका कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन फिर भी ये बार बार यही सब प्रयास करते रहते हैं। तो मनोज जी ये जो है ये सिलेक्टिव आउटरीच है इनका। तो ये इसीलिए भाजपा के जो कार्यकर्ता है ये इसको उछाल कर दिखा रहे हैं लोगों को कि ये इनकी जो है ये हिपोक्रेसी है। और ये जो अभी हमारे को पैनलिस्ट ने बताया कि एक कोई माइनॉरिटी सेल का जो एक मेंबर था, उसके बारे में आप भी देखिए, आप इन्वेस्टिगेशन करिए कि अगर सचमुच में कोई अगर ऐसा कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई खास करके ऐसा कुछ करेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप इन्वेस्टिगेट करिए और देखिए, आपको पुष्टि करिए उस बात की। जुबेर साहब एक बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि इस देश में भले ही तमाम राजनीतिक पार्टियां ये बार बार इस बात का जिक्र करती हों कि भाई हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, हम संप्रदाय की राजनीति नहीं करते, हम वर्ग की राजनीति नहीं करते, लेकिन हर राजनीतिक पार्टी इन सबकी राजनीति करती है और वो वोट बैंक के मद्देनजर करती है। अब देखिए, एक महाराष्ट्र में कबूतर विवाद आया और कबूतरों को दाना डालने का विवाद आया, तो वो विवाद भी समुदाय में बढ़ गया, वर्ग में बढ़ गया। वहां पर गुजराती और जैन समाज खड़ा हो गया और बाकी का दूसरा वर्ग खड़ा हो गया, मराठी समाज खड़ा हो गया। अब उन दोनों में विवाद शुरू हो गया। सरकार को मध्यस्थता करनी पड़ी, एक मंत्री को पहुंचना पड़ा कि भैया ये हो क्या रहा है। दूसरी बात, मराठी बनाम उत्तर भारतीय चल रहा है, मराठी बनाम मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि बीएमसी का चुनाव आ रहा है तो शरद पवार ने अपने क्षेत्र नागपुर में ओबीसी यात्रा निकाल दी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तमाम प्रयास कर रहे हैं ओबीसीओं को अपने समर्थन में लेने के लिए। तो अब हर कोई मुद्दा तलाश करने की कोशिश कर रहा है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने तो तय कर लिया कि भाई हम मराठी के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अब शरद पवार क्या करें? तो शरद पवार ने अब ओबीसी की एक रैली निकाल दी नागपुर में। उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी को इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। तो ये जो सच्चाई है भारतीय राजनीति की, जिसे हर राजनीतिक पार्टी नकारती रहती है, स्वीकारती नहीं है, राजनीतिक पार्टी उसी के मद्देनजर चल रही है। बांटो समाज को और अपना काम निकालो। जुबेर साहब, आपकी जो सवाल है या आपने जो टिप्पणी की, सवाल तो नहीं था, आपकी पूरी टिप्पणी ही थी जी। और उससे मैं पूरी तरीके से मुत्तफिक हूं और मैं ये बात को बिल्कुल मानता हूं कि अलग अलग पार्टियां अपने अपने तरीके से पॉलिटिकल भूमिका लेती है, पॉलिटिकल स्टंट्स होते हैं, पॉलिटिकल आंदोलन होते हैं, पॉलिटिकल यात्राएं होती है, पॉलिटिकल जलसे होते हैं। पर एक बात तो जो ये हमारे डिबेट की टॉपिक की हेडिंग है कि मराठी के मुद्दे पे हम बहस कर रहे हैं या मराठी हिंदी के ऊपर रेगुलर आप डिबेट्स कर रहे हैं, और वो मुद्दा भी है, ज्वलंत मुद्दा है, इसलिए आप डिबेट कर रहे हैं। ये एक बात तो साफ है कि महाराष्ट्र में आपको सियासत करना है, महाराष्ट्र में आपको सियासी गलियारे में अपनी हुकूमत रखनी है, तो आपको मराठी का मुद्दा साथ में लेके चलना है। और यही वजह थी कि जो बिल लाया गया और जिस बिल के खिलाफ में, जो थर्ड लैंग्वेज हिंदी का बिल लाया गया और जिस बिल के खिलाफ में ये सब मुद्दा उठा, उस बिल को
घबरा करके बिल्कुल ही बैकफुट पे जा करके गवर्नमेंट ने 10 दिन के अंदर ही वापस ले लिया, मतलब इम्प्लीमेंट करने से ही पहले ही वापस ले लिया। तो इससे ये बात समझ में आती है कि मराठी का मुद्दा महाराष्ट्र के लिए कितना जरूरी है, और किसी भी सोसाइटी के लिए अपना जो बेस कल्चर है वो इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तमिलनाडु जाइए, कर्नाटक जाइए, वेस्ट बंगाल जाइए, राजस्थान जाइए, इतनी हद तक के गुजरात जाइए, जहाँ पे बीजेपी का बेस है, गुजरात जाइए, वहां पे भी गुजराती उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रही बात कि महाराष्ट्र के अंदर कोशिश की गई कि मराठी बनाम मुसलमान करने की कोशिश की गई, जो अक्सर बीजेपी के लोग करते रहते हैं, पर ये कोशिश में पिछले 15 दिनों में पूरी तरीके से नाकाम हुए हैं और आगे भी चल करके वो नाकाम होंगे। क्योंकि मराठी के मुद्दे पे सिर्फ मराठा, जो आप ये जो वर्ड बोलते हैं मराठा बनाम मुस्लिम, तो मराठा सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं है। मराठा हर वो शख्स है जो महाराष्ट्र में रहता है। मराठा हर वो शख्स है जो शिवाजी महाराज के लिए आदर सम्मान रखता है। मराठा हर वो शख्स है जिसका जन्म यहाँ हुआ है और वो मराठी भाषा में बोलता है, मराठी भाषा में व्यवहार करता है। तो वो मुसलमान भी हो सकता है, वो बुद्धिस्ट हो सकता है, हिंदू हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, सिख हो सकता है, यहाँ तक कि मराठा वो भी हो सकता है जो कोई धर्म नहीं मानता है। अगर उसका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है और अपना व्यवहार मराठी में कर रहा है, वो मराठा है। तो कोशिश की गई भाजपा द्वारा कि किसी तरीके से इसको मराठा बनाम मुस्लिम किया जा सके, पर इस बार वो पूरी तरीके से नाकामयाब हो गए। राजलक्ष्मी जी, आप क्या मानती हैं? जी देखिए, मुझे जहां तक नजर आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि भाजपा ऐसा ये उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है कि ये जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी उन्होंने उनके एनईपी के द्वारा, इस जीआर के द्वारा, इस अभी ये इन्होंने ये ऐसे पूरी तरीके से वापस भी नहीं ली गई है। बस इतना ही किया गया है कि ये जो पहले ये कहा गया था कि जो कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक सिखाई जाएगी हिंदी, वो न करते हुए बाद में सिखाई जाएगी। लेकिन मराठी जो है उसको कंपलसरी सिखाई जाएगी, जो होना ही चाहिए। जैसे एनईपी में भी वही कहा गया है कि जो उनकी जो मातृभाषा है उसको तो सिखाना ही पड़ेगा। और उसके अलावा जो है एक भारतीय जो राज्य भाषा है, जो भारतीय कोई भी एक भाषा जो एक रीजनल भाषा है उसको भी सिखाई जाएगी और एक फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। तो अभी एनईपी में ये कहा गया है कि जो अगर कोई अंग्रेजी में सीख रहा है तो अंग्रेजी को फॉरेन भाषा का दर्जा दिया गया है, जो कि है अंग्रेजी हमारी देश की भाषा नहीं है, तो उसको एक फॉरेन भाषा की तरह से उसको उस नजर से देखा जाएगा। तो देखिए, भाजपा जो कर रही है, अगर आप देखेंगे कि जो ये सब जो हो रहा है कि काशी तमिल संगमम और ये सब जो ऐसे सब जो प्रयास हो रहे हैं, तो उसका जो उद्देश्य यही है कि सारे पूरे देश में उनको सबको एकत्रित ला करके ये एक भारतीय होने का एक भाव उनको जागृत करना है। न कि ये भाषा विरुद्ध या ये भाषा बनाम वो भाषा और ये धर्म बनाम वो धर्म, ऐसा न करते हुए उनको सबको ये दिखाना है कि हमारी सभी जो मातृभाषा है, हमारी सभी जो राजभाषा है, उसको आप प्रेरणा दे, उसको आप प्रोत्साहित करें, उसकी जो साहित्य है, उसकी जो भी कल्चर है, उसको हम अपनाएं, हम सीखें। तो ये मुझे लगता है ये एक अच्छा प्रयास है। तो ये इसमें क्या हो रहा है कि अलग अलग राज्यों में जो है कि उधर की कुछ जो रीजनल पार्टीज है वो इस बात को लेकर के उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो मातृभाषा है उसको छोड़कर हमारे बच्चे कोई भी और भाषा न सीखें। जैसे तमिलनाडु में हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है, जैसे अभी महाराष्ट्र में भी हो रहा है, और अन्य कुछ राज्य भी यही बात सीख रहे हैं। इसको ये दिखाना कि हमारी जो मातृभाषा है यही सर्वश्रेष्ठ है और हमको और किसी भी भाषा की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये जो एक डेंजरस एक ट्रेंड है जहां पर ये हर कोई यही कहने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, हमारी मातृभाषा सर्वश्रेष्ठ है। तो आप देखेंगे कि कुछ अभिनेता भी नहीं, हमारी ये जो भाषा है ये इससे ये भाषा जन्मी है, तो तमिलनाडु में और कर्नाटका में वो उसका बड़ा बवाल हो गया। तो ये सब
मुझे लगता है कि ये एक नॉन इशू को हाइप किया जा रहा है। ये लैंग्वेज वॉर जो है ये बड़ा ही विचित्र वॉर है, क्योंकि भाषा जो है जो लोगों को जोड़ने वाली काम है, तो भाषा के अच्छा ऊपर से इतना राजलक्ष्मी जी, बड़ा एक बवाल सवाल उठना। मेरा आपसे ये भी है, क्योंकि हिंदी को लेकर दक्षिण भारत में भी एक अलग सी चर्चा चल रही है। अभी हाल ही में जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत एक बिहार की लड़की ने तमिलनाडु में टॉप किया है और वहीं की भाषा में टॉप किया है। तो आप जो महाराष्ट्र में चल रहा है या जो दक्षिण भारत में चल रहा है, दोनों को एक तौर पर देखती हैं? क्योंकि दक्षिण भारत में भी हिंदी का विरोध हो रहा है, लेकिन देश के किसी हिस्से में दक्षिण भारतीय भाषाओं का विरोध नहीं हो रहा। महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध हो रहा है, लेकिन देश के किसी हिस्से में मराठी का विरोध नहीं हो रहा है। मराठी के लोग तो दिल्ली में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, इंदौर में भी हैं, तमाम दूसरे इलाकों में, लेकिन वहाँ इस तरह का कोई विरोध नहीं हो रहा। हाँ, महाराष्ट्र में ज़रूर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। दक्षिण भारत में भी उसी तरीके का स्थिति है। दक्षिण भारत भी यही कहा, दक्षिण भारत से भी इसी तरह के स्वर निकल कर आ रहे हैं कि साहब हिंदी को जबरन थोपा जा रहा है। महाराष्ट्र में भी इसी तरह के स्वर निकल कर आ रहे हैं कि साहब हिंदी को जबरन थोपा जा रहा है क्या? जी आप देखिए कि डीएमके उसका कैसे हुआ था, उसकी स्थापना कैसे हुई थी, उसकी क्या है फाउंडेशन, उसका फाउंडेशन वही तो है। उन्होंने लोगों को एंटी हिंदी या एंटी हिंदू या एंटी ब्राह्मण, ये जो उनकी जो यही तो फाउंडेशन है उनकी। वो लोगों को यही कहकर तो भड़का रहे थे कि हमने हमने हिंदी क्यों सीखनी है, हमारी तमिल भाषा जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये तमिल भाषा पे अभिमान होना अच्छी बात है, मराठी पे अभिमान होना अच्छी बात है, कन्नड़ा पे अभिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी कोई भाषा को, और वो भी खास करके जो भारतीय भाषा है उसका विरोध करना, ये मेरे समझ में नहीं आता। तो ये इन लोगों का, ये इन सभी कुछ राजनीतिक पक्ष है, उनका ये कहना कि अंग्रेजी तो जो है वो विश्व भर में सब लोगों के साथ आप वार्तालाप कर सकते हैं, तो इसीलिए अंग्रेजी में बात करना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको हिंदी क्यों सीखना है? तो इसका मतलब यह है कि ये चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो आपस में न बात करते हुए वो केवल जो है ग्लोबल सिटीजन जैसे बन के रहे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अन्य जो राज्य हैं वहां से भी निवेश आता है, वहां से लोग इधर उधर आते जाते रहते हैं, माइग्रेशन होता है। तो ये सब जो है उनको, ये सबको ये सुविधा हो जाएगी अगर सबको एक दूसरे की भाषा आए तो। ये इसमें विरोध करने की तो कोई बात ही नहीं है। ये जानबूझकर एक पॉलिटिकल एजेंडा क्रिएट किया जा रहा है इन सभी राज्यों में कुछ राजनीतिक पक्षों के जरिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों में फूट डाली जाए, क्योंकि यही तो उनका एक बेस है। जैसे अभी मेरे को पैनलिस्ट कह रहे थे कि डिवाइड एंड रूल, वो डिवाइड एंड रूल ही तो है। ये आप देखेंगे कि ये सभी राजनीतिक जो पक्ष हैं वो रीजनल पार्टीज हैं, रीजनल लैंग्वेजेस की जो उनकी अपनी अपनी जो रीजनल लैंग्वेजेस है केवल उनका बढ़ावा करने की बात कर रहे हैं, और वो सभी यही कहते हैं कि हमको अंग्रेजी से तकलीफ नहीं है क्योंकि अंग्रेजी से हम कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन हिंदी हम पर क्यों थोपी जा रही है? थोपी जाना, ये मुझे इस बात से बड़ा ही मुझे इससे ऑब्जेक्शन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी भाषा किसी पर थोपी जानी चाहिए या थोपी जा सकती है, या कोई भी उसको थोप नहीं रहा है। ये खास करके अगर आप एजुकेशन में देख रहे हैं तो कोई भी लैंग्वेज थोप नहीं रहा है। अगर वैसे आप देखेंगे तो 1968 से लेकर महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज पॉलिसी थी। मैंने भी तो 3 लैंग्वेजेस पढ़े हैं यहाँ पर रह के, और सभी जो महाराष्ट्र में रहे हैं यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस पढ़े हैं। उद्धव ठाकरे जी ने भी तो इसको स्वीकार किया हुआ था, लेकिन आज अचानक से इस विषय पर से एक बड़ा विवाद उठ गया है, और हम सबको पता चल रहा है कि ये क्यों हो रहा है। ये एक राजनीतिक मामला है, ये एक राजनीतिक एजेंडा है, न कि इसमें कहीं पर भी मराठी अभिमान नहीं नजर आ रहा, अहंकार नजर आ रहा है। मनोज जी, जुबैर मेनन मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार मैं समझने की कोशिश करूंगा। जुबैर मेनन साहब, तमाम बातों के साथ साथ ये तो साफ आ गया कि ये एक सियासी मुद्दा है, और सियासी मुद्दे में अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस पाने के लिए मराठी मानुष का मुद्दा क्रिएट किया गया है। लेकिन हमने बहुत सारे लोगों की बातचीत वहाँ से सुनी है, कई लोगों की बातचीत को मंगवाया है, चौपाल के तौर पर लोगों को दिखाया है। तमाम ऐसे लोग जो मराठी नहीं हैं, ऐसे लोग
जो कई पुश्तों से वहां पर नहीं रह रहे हैं, बावजूद उसके अगर वो महाराष्ट्र में पहुंचे हैं 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, उनका अगर व्यवसाय है या वो कहीं जॉब करते हैं, तो उन्होंने मराठी बोलना सीखा है। इसलिए सीखा है कि वो उनके व्यापार में मदद करती है, वो उनके व्यापार में नफ़े और नुकसान का एक बड़ा कारण है। बावजूद इसके लेकिन वो कहते हैं कि साहब अगर आप हमारा कॉलर पकड़कर पूछोगे तो नहीं बोलेंगे, फिर हम मना करेंगे। यही इस बात कही मुस्लिम लीडर्स ने भी कही है, यही बात उत्तर भारतीय लोगों ने भी कही है। तो क्या ऐसी स्थिति में जो एक नब्ज है महाराष्ट्र की, आपको लगता है कि फिलहाल ये बीएमसी चुनाव तक खत्म होगी, इस तरह के वीडियो आना बंद होंगे, या अभी बीएमसी चुनाव तक ये चलेगा, उसके बाद अचानक ये सब गायब हो जाएगा? अब ये कब तक चलेगा या कब तक गायब हो जाएगा, इसका भविष्य करने की मेरे अंदर काबिलियत नहीं है। पर मुझे इतना पक्का पता है कि जिस तरीके से बीजेपी बैकफुट पे गई है हिंदी भाषा बिल के लिए, और जिस तरीके से देश भर के अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स ने, सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, बीजेपी से सवाल किया कि ये त्रिभाषी सूत्र आप गुजरात और राजस्थान में क्यों लागू नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे वो बैकआउट कर गए, उनके पास उसका जवाब नहीं था। और बिल्कुल ये बात तो वाज़ह तौर पे क्लियर है या क्रिस्टल क्लियर है कि मराठी के मुद्दे पे या मराठी भाषा के खिलाफ जो भी जाएगा उसको महाराष्ट्र में पॉलिटिकल डैमेज होगा, वो सत्ता से बाहर होगा, और इसका एहसास बीजेपी को पूरा पूरा है और वो उस पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत अगर शुक्रिया करेंगे महाराष्ट्र में जुबेर सत्ता साहब करना का, है शुक्रिया तो हम मराठी करेंगे भाषा- राज लक्ष्मी जी का जो विस्तार से इस मसले पर हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए।